Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. आज हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल और पर्पस ऑफ शेड्यूल है। इसके अलावा सम सिग्निफिकेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे जो हमारा आज का डिस्कशन का सब्जेक्ट है। सो कीप स्टेइंग विद मी टू एंड ऑफ द वीडियो। और गाइस, मोर इन्फॉर्मेटिव इंसाइटफुल कंटेंट को पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। गाइस, हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट किया था। अब तक हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स को कवर कर लिया है। कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं लाइक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, जिसके बाद हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम न्यू टॉपिक को डिसाइड करेंगे डिस्कशन के लिए, फिर हम उसे कंटिन्यू करेंगे और वो जो टॉपिक होगा वो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। So let's get started today's topic. The Indian Constitution mentioned the schedules for the first time back in 1935 in the Government of India Act. Indian Constitution ने शेड्यूल्स को सबसे पहले 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मेंशन किया था, जिक्र किया था। इनिशियली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे, बाद में 4 और न्यू शेड्यूल्स को ऐड किया गया थ्रू अमेंडमेंट। तो अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल अनुसूचियाँ 12 हो गए। फ्रॉम नाउ वी विल डिस्कस शेड्यूल्स ब्रीफली। गाइस, यहाँ पर मैंने 12 शेड्यूल्स के लिस्ट को मेंशन किया है। उन तमाम को हम ब्रीफली यानी पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, यानी कि किस शेड्यूल में किस बात को कहा गया है, कौन सी चीज़ कौन से शेड्यूल में मौजूद है। सो लेट्स सी द फर्स्ट शेड्यूल हैज़ अ लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। तो गाइस, जो पहला शेड्यूल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले शेड्यूल में यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन को बताया गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन मालूमात हो सकते हैं उनको फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है, रखा गया है। And the next, the second schedule has provisions like allowance, privileges, emolument for the president, governor of the state, speaker and deputy speaker, and all the high positions holders in the parliament. तो guys, second schedule का ताल्लुक या रिलेशन, ये जो हाई रैंकिंग के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जितने भी हाई रैंकिंग के पोजीशंस हुआ करते हैं, उन तमाम के अलाउंस, सैलरी, एमोल्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को बताया गया है, यानी कि इन तमाम लोगों के सैलरी के रिगार्डिंग जो मालूमात इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सेकंड शेड्यूल में मौजूद है। एंड द नेक्स्ट, द थर्ड शेड्यूल इंक्लूड्स ऑथ एंड अफर्मेशंस। और गाइस, जो तीसरा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑथ्स और अफर्मेशन को बताया गया है, लाइक प्रेसिडेंट के ऑथ कैसे होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑथ कैसे लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑथ कौन दिलाता है, उन तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऑथ और अफर्मेशन को थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। एंड द नेक्स्ट, फिफ्थ शेड्यूल, दिस शेड्यूल इंक्लूड्स द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो गाइस, जो चौथा शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल, इसमें जो है जो राज्यसभा है हमारा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, तो काउंसिल ऑफ स्टेट में सीट्स को एलोकेट किया गया है, यानी कि हर स्टेट के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में सीटों को एलोकेट किया गया है, मुतय्यन किया गया है। तो राज्यसभा के रिगार्डिंग जो सीट का एलोकेशन को बताया जाता है वो फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। एंड द नेक्स्ट, फिफ्थ शेड्यूल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एससीज एंड एसटीज। तो गाइस, जो पांचवा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एससीज एसटीज यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को बताया गया है। एंड द नेक्स्ट यानी सिक्स्थ शेड्यूल, द सिक्स्थ शेड्यूल इंक्लूड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज लाइक आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो गाइस, जो छठा शेड्यूल है, सिक्स्थ शेड्यूल है, इसमें इन 4 स्टेट के रिगार्डिंग, यानी कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उन तमाम चीज़ों को सिक्स्थ शेड्यूल में बताया गया है। और वो स्टेट आसाम है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन तमाम स्टेट को एडमिनिस्टर करने के बारे में इंफॉर्मेशन सिक्स्थ शेड्यूल में दिया गया है। एंड द नेक्स्ट, सेवंथ शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ अ यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो गाइस, जो हमने डिस्कस किया था पहले भी, 3 तरह के लिस्ट हुआ करते हैं, एक यूनियन लिस्ट होता है, सेकंड स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड कंकरेंट लिस्ट। तो इन तीनों लिस्ट को 7th शेड्यूल में रखा गया है। एंड द नेक्स्ट, द 8th शेड्यूल इज अबाउट द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड इन द कंट्री। और गाइस, जो भी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में रखा गया है, और वो 22 लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाते हैं, वो 8 शेड्यूल में रखा गया है। एंड द नेक्स्ट, द नाइन्थ शेड्यूल कंट्रोल्स द एग्रीमेंट ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। तो गाइस, जो नवा शेड्यूल है हमारा, इसमें जो है जो भी रेगुलेशंस और एक्ट्स वगैरह हैं, एग्रीमेंट वगैरह, उन तमाम चीज़ों को 9th शेड्यूल जो है कंट्रोल करता है, यानी रेगुलेशन और एक्ट के जो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने की बात जो है 9th शेड्यूल में रखी गई है। And the next, 10th schedule. The 10th schedule has provisions for disqualification of members of parliament and state legislature on ground of defection. और गाइस, जो 10th schedule है, 10th schedule में जो है डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन को रखा गया है। किसके डिस्क्वालिफिकेशन? पार्लियामेंट के मेंबर, इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन 10th शेड्यूल में रखा गया है। और पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को डिस्क्वालीफाई क्यों किया जाता है? डिफेक्शन की बुनियाद पर।
एंड द नेक्स्ट यानी 11 शेड्यूल, द 11 शेड्यूल एक्सप्लेन्स द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। तो गाइस जो 11 शेड्यूल है, 11वां जो शेड्यूल है, इसमें जो पंचायत के रिगार्डिंग, पंचायती राज सिस्टम जिसको हमने डिस्कस किया है, उसके रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अथॉरिटीज, पावर्स, इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करता है 11 शेड्यूल। एंड द नेक्स्ट 12 शेड्यूल, द 12 शेड्यूल एक्सप्लेन्स द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। और गाइस जो म्यूनिसिपैलिटीज होता है अर्बन एरिया में, शहर में, टाउन सिटी में, उनके रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अथॉरिटी क्या है, पावर्स क्या है, इन तमाम चीज़ों को 12 शेड्यूल में रखा गया है। तो गाइस ये 12 शेड्यूल थे हमारे, 1 से लेकर 12 शेड्यूल थे, जिसमें जो है डिफरेंट सब्जेक्ट को जगह दी गई है, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट शेड्यूल में रखा गया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीक्वेंस से याद करना कि कौन सी चीज़ किस शेड्यूल में रखा गया है। गाइस यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया है रिलेटेड टू सम शेड्यूल्स। सो लेट्स सी। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडेड द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट ये कि पहला संशोधन हमारे भारतीय संविधान में 1951 में किया गया। 1951 में पहला अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद 9th शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और 9th शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड किया गया? लॉ के प्रोटेक्शन के लिए। किससे? जुडिशियल रिव्यू से। किस ग्राउंड पर? फंडामेंटल राइट के वायलेशन के ग्राउंड पर। यानी कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल स्क्रूटनी से कानून को, लॉ को बचाने के लिए 9th शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया फर्स्ट अमेंडमेंट करके। And the next, however, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review. तो गाइस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये हुक्म सुनाया कि हर वो कानून, हर वो लॉ जो 9th शेड्यूल में इंक्लूड है, यानी कि हर वो कानून जो 9th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया हो आफ्टर 24 अप्रैल 1973, यानी कि हर वो कानून जो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, वो तमाम कानून जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। यानी कि उन तमाम कानून पर, लॉ पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इससे समझ में आया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जिन लॉ को 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, बल्कि 24 अप्रैल के बाद, यानी कि 1973 24 अप्रैल के बाद जिन कानून को 9th शेड्यूल में डाला गया, रखा गया, उस पर क्या है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट 10th शेड्यूल वाज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो गाइस जो हमारा 10वां शेड्यूल है, इसको 1985 में 92 संशोधन करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, लाया गया। यानी कि 1985 में, 1985 में 52nd अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद 10th शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ से जाना जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ से जाना जाता है। तो गाइस 9th शेड्यूल हो गया कब? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया, और 10वां शेड्यूल को 1985 में क्या है, लाया गया। एंड द नेक्स्ट 11th शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो गाइस जो हमारा 11 यानी कि जो 11वां शेड्यूल है, इसको 1992 में 73वां संशोधन करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, जो बेसिकली पंचायती राज सिस्टम से डील करता है। एंड द नेक्स्ट 12th शेड्यूल वाज एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। और जो हमारा 12वां शेड्यूल है, अनुसूची, उसको 1992 में 74वां संशोधन करके हमारे भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया, जो बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज से क्या है, डील करता है। तो गाइस ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिलेटेड टू सम शेड्यूल, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया कि इनिशियली 80 शेड्यूल थे, बाद में 4 को क्या ऐड किया गया। तो उन्हीं 4 को मैंने यहाँ मेंशन किया। पहला जो है 1951 में, यानी कि 9वां शेड्यूल को 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए जो इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर इसका जो है 10वां शेड्यूल को जो है 1985 में 92 अमेंडमेंट के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो है 11वां शेड्यूल को 1992 में 73वां संशोधन करके हमारे भारतीय संविधान में ऐड किया गया। फिर उसके बाद जो है 12वां शेड्यूल को 1992 में 74वां संशोधन करके भारतीय संविधान का हिस्सा और पार्ट बनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। Now let's take a look at the key features of the schedule of Indian Constitution. Guys, मैंने यहाँ पर शेड्यूल के रिगार्डिंग कुछ फीचर्स को मेंशन किया है, चले देखते हैं। The schedules make it easier for the reader to understand and analyze the information of the Indian legislation more effectively. तो गाइस शेड्यूल ने मोर इफेक्टिवली रीडर के लिए इंडियन लेजिस्लेशन के इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, इंडियन लेजिस्लेशन को यानी इंडियन लॉ के इन्फॉर्मेशन को समझना क्या कर दिया, ईजी कर दिया है। एंड द सेकंड पॉइंट, द इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड इन दीज शेड्यूल्स इज नॉट लीगल। और गाइस जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी मालूमात को शेड्यूल में मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है, वो लीगल नहीं है। इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड, और उन तमाम मालूमात को, इन्फॉर्मेशन को यानी शेड्यूल को समझना क्या है, ईजी है। इट इज़ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। और गाइस जो शेड्यूल है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात हैं, वो नेचर में टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ करता है। एंड द नेक्स्ट फीचर, द शेड्यूल्स आर मेंशन्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द प्रोविजंस। और गाइस जो भी शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है, ताकि चीज़ों को परसीव करना, अंडरस्टैंडिंग करना ईजी हो जाए। तो ये कुछ फीचर्स थे रिलेटेड टू शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। And the next, these schedules are part of the constitution. They are not in the constitution. They are kept as separate documents in our constitution. Guys, इसमें एक पॉइंट को ये बताया जा रहा है कि जो हमारे शेड्यूल हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही का क्या है, पार्ट है, हिस्सा है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बल्कि इसे सेपरेटली डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन ही में क्या है, रखा गया है। तो गाइस हमारा आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। आज हमने बेसिकली
डिस्कस किया कि शेड्यूल्स क्या होता है, कितने शेड्यूल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, और उसके रिगार्डिंग कुछ पर्पस यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल को क्यों लाया गया, फिर उसके रिगार्डिंग हमने कुछ की फीचर्स को देखा। द समरी ऑफ द सेशन। शेड्यूल्स आर यूज्ड टू ब्रिंग क्लैरिटी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल को यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है भारतीय संविधान में क्लैरिफिकेशन को लाने के लिए। मतलब शेड्यूल को ऐड करने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समझना ईजी हो गया है। दे आर यूज्ड बाय वेरियस लेजिस्लेशन। और शेड्यूल्स को वेरियस लेजिस्लेशन, वेरियस लॉ के द्वारा भी क्या है, यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देयर आर अ टोटल ऑफ 12 शेड्यूल्स। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। इट हैज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ नॉट बीन मेड अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और गाइस, शेड्यूल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मजीद मालूमात को रखा गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स का पार्ट नहीं हुआ करता है। मतलब ये हुआ कि जो शेड्यूल्स हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का पार्ट नहीं है। और हमारे शेड्यूल में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को रखा गया है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। मोर क्लैरिफिकेशन के लिए शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो गाइस, आज हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।